गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कल के टॉपिक में मैंने आपको भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ाए थे, है ना। और मैंने उसमें आपको राज्य और संघ के बारे में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को समझना है, उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि 1949 ईस्वी को भारत में जो राज्यों की कैटेगरी थी कि राज्य कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो 1949 ईस्वी में हमारे पास 4 प्रकार के राज्य थे। भाग का, जिन्हें अपन ने नाम दिया था ब्रिटिश प्रांत, भाग खा बड़ी देशी रियासतें, भाग गा छोटी देशी रियासतें, और भाग घा जिसमें हमने शामिल किया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, है ना, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया, तो हमने क्या किया, राज्यों की 4 कैटेगरी जो का, खा, गा और घा था, उन चारों कैटेगरी को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। और चारों कैटेगरी जो राज्यों की थी उन्हें समाप्त करके हमने 2 कैटेगरी राज्यों की बनाई, जिनमें से एक को नाम दिया हमने स्वतंत्र राज्य, ठीक है, और दूसरे को नाम दिया हमने संघ या केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर, ध्यान देना। 1949 को जब हमारा संविधान निर्मित होकर तैयार होता है, बन जाता है, उस समय हमारे पास राज्यों की 4 कैटेगरी हैं, ठीक। लेकिन जब हमने संविधान लागू किया तो हमने राज्यों की 4 कैटेगरी को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर हमने राज्यों की 2 कैटेगरी बनाई, जिसमें से स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास स्वतंत्र राज्यों की संख्या थी 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 6, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। और पुनर्गठन का मतलब होता है राज्यों का पुनर्गठन या दोबारा गठन करना, ठीक है। तो दोबारा गठन कैसे हुआ, हमने राज्यों की 4 कैटेगरी को समाप्त करके 2 कैटेगरी बनाई, स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। स्वतंत्र राज्य कितने, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 6। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन 14 से 28 और 6 से 9 तक का जो दौर चलेगा वो अपना आज का टॉपिक है कि 14 से 28 राज्य कैसे हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 9 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसे हम नाम देते हैं राज्यों का पुनर्गठन, ठीक। देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग निर्मित किया, ठीक है। और वह जो आयोग था वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे जिनका नाम था एस.के. दर, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसे भारत में राज्यों का क्या करना था, पुनर्गठन करना था, ठीक है। इस आयोग ने जब संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इस आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि भारत में राज्यों का गठन, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक आधार पर हो सकता है, भौगोलिक आधार पर हो सकता है, सांस्कृतिक आधार पर हो, यानी किसी भी आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करें, है ना, कि इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है तो ये राज्य, और दूसरे क्षेत्र में दूसरी भाषा बोली जाती है दूसरा राज्य, तीसरे क्षेत्र में तीसरी भाषा बोली जाती है तो तीसरा राज्य, तो एस.के. दर आयोग ने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ठीक। एस.के. दर आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर लें, प्रशासन के आधार पर कर लें, सुविधा के आधार पर कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो एस.के. दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया, ठीक। ये बात यहाँ तक रही। दूसरी बात, हम कांग्रेस पर चलते हैं, क्योंकि उस समय भारत की सबसे बड़ी और सत्ताधारी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, है ना। तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना, तीनों की, पंडित जे.एल. नेहरू, है ना, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में क्या किया, कांग्रेस कार्य समिति ने यानी जवाहरलाल नेहरू, है ना,
अगर हम बात करें वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था JVP समिति। 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना। तो कांग्रेस कार्य समिति ने जब JVP समिति गठित की और इस समिति का भी लक्ष्य या उद्देश्य था कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, है ना। तो जो JVP समिति है, JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया। जबकि JVP ने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है ना। तो 2 आयोग आए, SK दार आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया और दूसरा JVP समिति, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया। ठीक, जब हर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया तो इस समय का मद्रास राज्य, जिस समय का अपन पढ़ रहे हैं उस समय का मद्रास राज्य, है ना, मद्रास राज्य जो था उसमें 2 भाषा को बोलने वाले लोग थे, तमिल और तेलुगु। क्लियर, तमिल का मतलब तमिलनाडु और तेलुगु का मतलब वर्तमान आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों उस समय के मद्रास राज्य के अंग थे, स्वतंत्र राज्य नहीं थे। ठीक है, तो जो तेलुगु भाषा वाले लोग थे वो तेलुगु भाषा वाले लोग लगातार अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, वो भी भाषा के आधार पर और तेलुगु भाषा के आधार पर, जबकि दोनों आयोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो जब राज्यों के गठन का विरोध किया तो तेलुगु भाषा वाले जो अलग से राज्य बनाने की मांग कर रहे थे उनका जो लीडर था उसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, जब लगातार भाषा के आधार पर विरोध हुआ तो श्री रामल्लू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दी। बोले हम जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हड़ताल में बैठे रहेंगे, या तो राज्य बनाओ या हम मरेंगे। ठीक, आमरण अनशन प्रारंभ कर दी। 56 दिनों तक वो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा रहा, है ना। और 56 दिन की आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे ही श्री रामल्लू की मृत्यु हुई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर एक राज्य के गठन की घोषणा की, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना, जिसका नाम क्या दिया गया, आंध्र प्रदेश। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, है ना। तो जब लगातार दोनों आयोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, ध्यान देना, तो श्री रामल्लू ने आमरण अनशन की, उसकी मृत्यु हुई और भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ और भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य हुआ वो कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश। क्लियर। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा कि जब भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे, है ना, तो 1 अक्टूबर 1952 को उसकी मृत्यु हुई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं अपन राज्य पुनर्गठन आयोग पर। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर बात करें तो दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, इसके जो सदस्य थे उनमें थे, एक थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे KM पड़िक्कर। ठीक है, दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जो 3 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष फजल अली, सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पड़िक्कर थे। ठीक है, इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और इस आयोग ने कह दिया कि अब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होगा, गठन होगा। यह भाषा के आधार पर हम राज्यों के गठन को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है ना। और इसने सिद्धांत दिया एक राज्य एक भाषा, यानी एक राज्य में 2 भाषाएं नहीं, एक राज्य एक भाषा, ये सिद्धांत दिया और यहां से भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, ध्यान दीजिएगा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट को भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया और भारतीय संसद ने उसे पारित करके भारतीय संविधान में 7वें नंबर का संशोधन किया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या की गई, स्थापना की गई। क्लियर हुआ। 1949 तक राज्यों की 4 कैटेगरी थी, वर्तमान में 2 कैटेगरी हैं। कैसे आई, SK दार आयोग आया,
भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। जेबीपी समिति आई, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। लेकिन जब श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई 1952 में, तो 1952 में उसकी मृत्यु होती है और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। ठीक, इसका गठन होगा। लेकिन दिसंबर 1953 में अपन देखें, है ना, तो भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया, जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे, पंडित हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पटेक्कर उसके क्या थे, सदस्य थे। इस आयोग ने स्वीकार कर लिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्योंकि इसी आयोग ने एक सिद्धांत दिया, एक राज्य एक भाषा का, है ना। और इसी ने जो अपनी 1955 में इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे भारतीय संसद ने पारित करके संविधान में 7वें नंबर का संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे कि लगातार भारत में फिर राज्यों का क्या होगा, गठन होगा। ठीक, 1956 में अधिनियम आ गया। अब क्या देखते हैं कैसे राज्य बनते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 मई 1960, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 मई 1960, इस समय एक राज्य है जिसका नाम है बम्बई राज्य। ठीक है, बम्बई राज्य में 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, मराठी और गुजराती। तो 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का विभाजन करके 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए, मराठी भाषा वालों का महाराष्ट्र और गुजराती भाषा वालों का गुजरात हो गया भाषा के आधार पर। ठीक, तो 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का विभाजन होगा, और बम्बई राज्य का विभाजन करके ध्यान दीजिएगा, है ना, 2 राज्य बनाए जाएंगे, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। ठीक, 1 दिसंबर 1963, ध्यान दीजिएगा, 1 दिसंबर 1963 ये डेट आई, है ना। 1 दिसंबर 1963 को जो उस समय का असम प्रांत था, है ना, असम प्रांत से एक भाग को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे नाम क्या दिया गया, नागालैंड। ठीक, ये भारत की कौन से नंबर का राज्य हो गया, 16वें नंबर का। ठीक है, 1 मई, क्योंकि देखना बम्बई 14 में शामिल है, बम्बई का विभाजन करके आपने जब 2 राज्य बनाए महाराष्ट्र और गुजरात, तो एक हो गया 14वें नंबर का और एक हो गया 15वें नंबर का। क्लियर। 1 दिसंबर 1963 को आपने असम का विभाजन करके नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, 16वां राज्य हो गया। ठीक, 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर फिर से राज्य का गठन होगा, और इस समय किसका विभाजन किया जाएगा, पंजाब का, है ना। पंजाब का भाषा के आधार पर विभाजन होगा, और पंजाब का विभाजन 3 में होगा। कैसे होगा, है ना, एक बनेगा पंजाब स्वतंत्र राज्य, एक बनेगा हरियाणा स्वतंत्र राज्य, क्लियर, और एक बनेगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो 1 नवंबर 1966 को ये 3 राज्य आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक, 25 जनवरी 1971, ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी 1971 एक डेट ये आएगी, है ना। 25 जनवरी 1971 को पंजाब का जो पहाड़ी एरिया था, फिर से पंजाब का ही विभाजन कर रहा हूं, पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था उस क्योंकि पंजाब 2 भौगोलिक स्थितियों वाला राज्य था 71 के पहले, पहाड़ी और मैदानी, है ना। तो मैदानी क्षेत्र में हो गया पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उसका जो पहाड़ी क्षेत्र था, तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को 1971 में अलग करके एक नया राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे नाम क्या दिया गया, हिमाचल प्रदेश। क्लियर, तो एक प्रदेश ये आ गया। ठीक, 21 जनवरी 1972, ध्यान देना, एक और डेट 21 जनवरी 1972, इसमें हम क्या करेंगे, है ना, जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है ना, तो पूर्वी क्षेत्र को पुनर्गठित करने के लिए भारतीय संसद द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा 3 राज्यों की स्थापना की गई, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहाँ पर 3 राज्य आएंगे, एक आएगा मणिपुर, ठीक है, एक आएगा मेघालय और एक आएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो 1972 में 3 राज्य आ गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, 25 अप्रैल 1975, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहा हूं, है ना, 25 अप्रैल 1975 यहाँ पर एक और राज्य आएगा, और ये जो राज्य आएगा 1975 में, ये सिक्किम आएगा। 1975 के पहले तक अपन ने बात की थी कि सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, है ना, लेकिन फिर भारतीय संसद द्वारा, है ना, अधिनियम पारित करके सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया, और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य। क्लियर। फिर अपन आते हैं 20 जनवरी 1987,
ठीक है। 20 जनवरी 1987 ईस्वी को, है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अभी ये केंद्र शासित प्रदेशों में थे, पूर्ण राज्य नहीं थे, है ना, लेकिन 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा भारत का राज्य बना। ठीक, 30 मई 1987 को गोवा क्या हुआ, भारत का राज्य बना। और ये भारत का कौन सा राज्य बना, 25वां राज्य। क्लियर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया, है ना, और मध्य प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ये भारत का 26वां राज्य बना। ठीक, 9 नवंबर 2000 को, है ना, उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उत्तराखंड, भारत का 27वां राज्य, है ना। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन किया गया और बिहार का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था झारखंड। 28 हो गए। ठीक, फिर 2 जून 2014 ईस्वी को, है ना, आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया और आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था तेलंगाना, जो भारत का कौन सा राज्य हुआ, 29वां राज्य। लेकिन वर्तमान में कितने पढ़ा रहा हूं, 28। क्यों, क्योंकि ध्यान देना, वर्तमान में मोदी सरकार ने एक राज्य से राज्य का दर्जा ले लिया है ना, और उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। ठीक, और वो राज्य उन 14 राज्यों में शामिल था और वो राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, है ना। इसलिए हम पढ़ा तो गया मैं 29 राज्य, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य पढ़ना, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। तो उधर केंद्र शासित प्रदेश पहले 6 थे, तो चंडीगढ़ जुड़ा तो 7 हो गए, फिर 2 ये जुड़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो राज्य बचेंगे 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे आपके, 9। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार, सबसे बड़ा। दूसरा दादर एवं नगर हवेली। तीसरा दमन एवं दीव। चौथा चंडीगढ़। 5वां दिल्ली। 6वां लक्षद्वीप। 7वां पांडिचेरी। 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख। क्लियर। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो ये हुआ राज्यों का पुनर्गठन। अब अपन को एक टॉपिक और लेना है, देखना 1949 में जब अपन पढ़ रहे थे अपन ने कहा कि भारत में 4 राज्य थे, है ना, ब्रिटिश प्रांत, बड़ी देशी रियासतें, छोटी देशी रियासतें, अंडमान और निकोबार। तो हमने ब्रिटिश प्रांतों को तो मिला लिया, यानी का को और घा को मिला दिया। अब हमारे पास क्या बचा, खा और गा, यानी देशी रियासतें। तो देशी रियासतों का भी तो विलय करना है, देशी रियासतों को भी तो भारत में मिलाना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा किससे जुड़ा है, देशी रियासतों से, है ना। अगर हम देशी रियासतों की बात करें, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने बड़ा गेम खेला था यार अपन लोगों के साथ। जब उसने हमें स्वतंत्रता दी थी तो बड़ा गेम खेला था, और स्पेशली जो खेल खेला ब्रिटिश सरकार ने वो देशी रियासतों के साथ खेला, है ना। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी, है ना। और देशी रियासतों का मतलब ऐसे राज्य जहां पर अभी राजाओं का शासन है। यह राजा अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके बाह्य मामले जैसे विदेश नीति, रक्षा, परिवहन, संचार, ये सब किसे दे चुके थे, अंग्रेजों को, है ना। यानी कुछ स्वतंत्र और कुछ गुलाम, यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में जो राज्य थे वो देशी रियासतें थी। कितनी थी, 565। यानी वर्तमान उस समय के भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 48% और कुल जनसंख्या का लगभग 20% कहाँ था, देशी रियासतों के पास। 565 बहुत होती हैं यार, है ना। तो 565 जो देशी रियासतें थी, उन 565 देशी रियासतों का वर्तमान भारत, उस समय के भारत का लगभग 48% क्षेत्रफल, है ना, और लगभग 20% जनसंख्या कहाँ निवास करती थी, इन देशी रियासतों में। ब्रिटिश सरकार ने गेम क्या खेला था, ब्रिटिश सरकार ने इन देशी रियासतों से कह दिया था कि अगर आप चाहें तो भारत के साथ मिल जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और चाहे तो एक स्वतंत्र देश का क्या कर लें, निर्माण कर लें, मतलब पूरे स्वतंत्र, जो करना है करो। ठीक है, अब यहां से भारत सरकार की चिंता शुरू हो गई, क्योंकि देशी रियासतों से जब ऐसा कह दिया गया तो कई राजा महाराजा ऐसे थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे, स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। कई राजा महाराजा पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो भारत सरकार के लिए एक सरदर्द बन गया ये, है ना। तो इस सरदर्द को दूर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो हमारी सरकार बनी थी, है ना,
22 जून 1947 ईस्वी को उस सरकार में एक मंत्रालय बनाया गया, जिस मंत्रालय को नाम दिया गया था रियासती मंत्रालय। रियासती का मतलब रियासत, और रियासत का मतलब देसी रियासत, है ना। तो उस सरकार, स्वतंत्रता के बाद जो हमारी सरकार थी, उस सरकार में 22 जून 1947 को एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम था रियासती मंत्रालय। और इस मंत्रालय के जो मंत्री बनाए गए वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क क्यों कहते हैं, है ना। 1870 के पहले अगर अपन देखें तो जो आज जर्मनी है, वहां जर्मनी नहीं था, प्रिसा था, और प्रिसा कई छोटे छोटे राज्य वहां चारों तरफ फैले हुए थे, है ना। तो 1870 के समथिंग जो जर्मनी का प्रधानमंत्री था उसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया? उन सारे राज्यों को मिलाकर एक जर्मन संघ या जर्मन देश का निर्माण कर दिया, है ना। यहीं से वल्लभ भाई पटेल का रोल शुरू हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? जितनी देसी रियासतें थी, चाहे भैया स्वेच्छा से आओ चाहे जबरदस्ती आओ, मिलना भारत में है ना, सभी देसी रियासतों को, सीधा बोलूं मैं कि अधिकांश देसी रियासतों का विलय कहां कर दिया? भारत में कर दिया। इसी कारण भारत का लौह पुरुष या क्या बोला गया? बिस्मार्क बोला गया। तो सभी देसी रियासतों का विलय तो कर दिया, लेकिन 3 देसी रियासतें अभी भी भारत के लिए सरदर्द बनी हुई थी। और क्योंकि देखना, वल्लभ भाई पटेल ने सभी का तो कर लिया, लेकिन 3 का करने में वल्लभ भाई पटेल को भी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिनमें से एक था जूनागढ़, एक था हैदराबाद, है ना, और एक था कश्मीर। एक एक की बात कर लें अपन, ठीक। जूनागढ़ ये वर्तमान का गुजरात का एक क्षेत्र, गुजरात का एक क्षेत्र जिसे अपन नाम देते हैं जूनागढ़, सौराष्ट्र जिले में है गुजरात के, है ना। यहाँ की प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ का शासक मुस्लिम था, प्रजा हिंदू थी, है ना। प्रजा चाहती थी भारत के साथ मिलना, शासक चाहता था पाकिस्तान के साथ जाना, है ना। तो यहां पर क्या किया गया? यहां पर करवाया गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब वहां की जनता की वोटिंग, जनमत संग्रह करवाई गई, है ना। जनमत संग्रह का जो रिजल्ट आया वो भारत के पक्ष में आया, है ना। यहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ का विलय कहाँ कर लिया गया? भारत में। आते हैं हैदराबाद में, सेम प्रॉब्लम यहाँ है। शासक जाना चाहता है पाकिस्तान, है ना, और वहां की अधिकांश प्रजा चाहती है, ये भारत सरकार चाहती है कि हैदराबाद कहाँ रहे? भारत में रहे। तो यहाँ पर सीधे सैनिक कार्रवाई हुई, है ना। पटेल साहब ने सीधे यहाँ सेना भेजी, और सेना भेजी, शासक यहाँ का भाग गया पाकिस्तान, और हैदराबाद को कहाँ मिला लिया? भारत में। अब बचा जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर के साथ एक दूसरी समस्या है। इस समय यहाँ के राजा हैं हरि सिंह, है ना। हरि सिंह चाहते थे कि ना हम भारत के साथ जाएं ना हम पाकिस्तान के साथ जाएं, है ना। हम क्या करें? स्वतंत्र देश का निर्माण कर लें। ठीक है भैया, कर लो, है ना। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हुए और जम्मू कश्मीर न पाकिस्तान के साथ मिला न भारत के साथ मिला, पाकिस्तान को मौका मिल गया और 1948 ईस्वी में पाकिस्तानी सेना ने कबीलाइयों के भेष में, कबीले जो होते ना, है ना, कबीलाइयों के भेष में कश्मीर में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कश्मीर में आक्रमण किया। हरि सिंह के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सेना का सामना कर सकें। वो दौड़े दौड़े नेहरू के पास आए कि भैया रक्षा करो, है ना। नेहरू और पटेल ने शर्त रख दी कि पहले हम में शामिल होने के जो सहमति पत्र है, विलय सहमति पत्र, उसमें हस्ताक्षर कर दो। अगर आप शामिल होने में सहमत हो तो हम आपकी रक्षा करेंगे, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है भैया, मरते क्या ना करते, है ना। तो सहमति पत्र पर इन्होंने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना जाती है, कबीलाइयों को वहां से हटाती है पाकिस्तानी सेना को, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी भारत में क्या कर लिया जाता है? विलय कर लिया जाता है। और यही विलय आज भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का क्या बना हुआ है? कारण बना हुआ है। तो ये था राज्यों का पुनर्गठन और देसी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने इसे कंप्लीट किया है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो गया 2 वीडियो के माध्यम से। ठीक, जो तीसरा वीडियो होगा उस वीडियो में आपको कोई नया चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेगा, यानी भाग 2 पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। उस चैप्टर में भाग 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएसआई एंड यूपीएससी, है ना, जो एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। कम से कम नेक्स्ट वीडियो में भाग 1 से संबंधित 30 क्वेश्चन रहेंगे, सबके ऑप्शन रहेंगे, है ना। आपको बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और उस क्वेश्चन के आंसर तक आपको पहुंचाया जाएगा और सारे ऑप्शन आपको समझाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन बताया गया, सीधे आंसर बताया और आगे बढ़ गए, नहीं। उसके जो 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन का आपको बाकायदा डिस्कशन दिया जाएगा। ठीक है, और अब अपन यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा उसके ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी हो सकें, 30, 40, 50 जितने भी हो सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
है।